मेरा पी एक सेकंड रुको। मेरा पिया घर आया हो लालनी। हेलो, हाँ जी, लजपाल कैटरिंग सर्विस। हाँ सरकार, दो देगे कर दो, एक मीठी और एक नमकीन। बनी माम पहुंचा दो। हाँ जी सर, बिल्कुल आप पहुंच गए हैं। हसन नवाज़ के नाम की कर दें तो बाकी अल्लाह खैर करसी। सर इधर घर के बाहर 4 फूल लगे हो ना किसी के सोने, तो अगले 3 उतार के ले जाते हैं, एक छोड़ जाते हैं कि मेहनत की भी अगले ने। ये तो फिर चलता फिरता बंदा है। हाँ नज़र नहीं लगनी चाहिए, कर दो। ठीक है। मोहम्मद रिजवान, रिजी भाई के नाम के वहाँ पे छोले बन देना। चलो ओके बाय। हाँ भाई चौधरी साहब, क्या हाल है? पाकिस्तान मैच तो जीत गया वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लेकिन ये मैच आपको हसन नवाज और हुसैन तलत ने जितवाया है, क्योंकि आपने आखिरी तकरीबन 10-12 ओवर्स में आपने 7 का रन रेट अचीव किया है। 7 का, कर्टसी टू हसन नवाज और हुसैन तलत। क्योंकि हमारे वो जो मेजर बैटर थे वो परफॉर्म तो करके गए हैं, बट वो बड़े क्रिटिकल टाइम्स के ऊपर आउट हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं पूरा मैच देखूँ ना, तो यार वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना, वो कोई बहुत बुरा नहीं खेली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो अपनी बैटिंग में भी उन्होंने आपको सरप्राइज़ किया है और किया है। मतलब उन्होंने जो पार्टनरशिप्स बीच में लगाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको खेला है, प्लस वो तकरीबन 20 से 30 रन शॉर्ट थे बस। 300 उन्होंने लगाया होता ना बोर्ड पे, क्योंकि हमारा मसला ये है कि जैसे 250 होता है ना, तो हम कहते हैं या अल्लाह आज खैर ही करी। 250 तो 300 तो गेम ही बहुत डिफरेंट है। तो वो डैरेन गंगा कह रहा था कि उसे लगता है कि उसकी टीम जो है ना वो 30 से 1 रन शॉर्ट है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। 300 प्लस का होता ना यहाँ पे हिसाब किताब, तो गेम बहुत डिफरेंट हो जाती। आपको ना यार हसन नवाज़ की क्या बंदा, माशाल्लाह कितनी तारीफ़ करे, अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए। वो नॉट आउट गया है, उसकी 50 जो है, रन्स डजेंट मैटर, उसने आपको अपने रन से मैच जितवाया और नॉट आउट गया है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, हसन नवाज़ ने सेंचुरी की न्यूजीलैंड में, आपको T20 जितवाया, नॉट आउट वापस आया। PSL में उसने अपनी टीम को, कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैचेस सेंचुरी की, मैच जितवाया, नॉट आउट आया। अपने डेब्यू ODI मैच में उसने पाकिस्तान के लिए 50 की, नॉट आउट रहा, मैच जितवाया, बाहर आया। तो ये लड़का जो है ना, ये स्पेशल टैलेंट है माशाल्लाह से। अचानक से पता नहीं भाई यार, कोई किसी की ना नमाज रोज़ा काम आ जाता है। मैंने तो यही देखा है। ये इसकी बहन की सारी दुआएं, इसकी बहन की सारी मेहनत जो है ना वो है। तो किसी की बहन की ना मेहनत इस तरह रायगा मैं तो नहीं होने दूंगा, जो मर्ज़ी हो जाए। अच्छा, कम्स, ये काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि बॉबी भाई और रिजी भाई का हुआ था कम बैक। अब केड़ा कम बैक है, केड़ा कम बैक यार, खुदा का खौफ किया करो यार। कम बैक क्या होता है? ODIs में वो ऑलरेडी दोनों टीम में है। ODI से वो कब ड्रॉप हुए हैं कि आप कह रहे हो कम बैक हुआ है? साउथ अफ्रीका खेले, ऑस्ट्रेलिया खेले, न्यूजीलैंड खेले। अब जब आप ODIs खेलेंगे तभी वो टीम में आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने उनको T20 से साइड पे किया, ODI और टेस्ट क्रिकेट से तो नहीं किया, उसमें तो उनकी जगह पक्की है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था, व्हाट एन इनिंग्स इन अ कम बैक। बंदा ला लवे लेतर कस में और तारा मीरा के तेल में भिगो के ना आपका पिंडा लाल कर दें। वेस्ट इंडीज़ ने 280 किए पहले बैटिंग करते हुए। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का ना मैं आपको बताता हूँ सरकार। वेस्ट इंडीज़ ने अपने पहले पावर प्ले में 10 ओवर्स में 59 रन किए, उनकी 1 विकेट गिरी। मिडिल ओवर्स में यानी कि 10 से 40 तक उन्होंने 137 किए, उनकी 3 विकेट्स गिरी। और फाइनल ओवर्स में उन्होंने 84 रन किए, उनकी 6 विकेट्स गिरी। हमारा, अब एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉलिंग उतनी एक्सेप्शनल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी इस तरह की विकेट्स के ऊपर। आप देखो हमारे स्पिनर्स में सबसे ज़्यादा टर्न साइम अयूब को मिल रहा था। यार साइम अयूब ने कैरम बॉल मारी, खुदा की कसम ऐसे लग रहा था कि वो शेन वॉर्न की गेंद है। उसका कैरम बॉल इतना स्पिन हुआ, ऑलमोस्ट 3.8 डिग्री, ये 4 डिग्री का स्पिन साइम अयूब को मिल रहा था। सबसे ज़्यादा डिग्री का स्पिन साइम अयूब ने लिया है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। अगर मैं कंपैरिजन करूं सलमान, सुफियान और साइम के बीच में। दूसरा यार, हम ना एक बात बताऊं, वी आर डिपेंडिंग टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। ये रेलू कट्टे वाला काम ना किसी दिन हमारे घाटे फिट हो जाना है।
स्पेशलिस्ट होता है यार। हम ना बहुत, अब साइम अयूब हम एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, सलमान अली आगा एज एन ऑलराउंडर, अच्छा फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, फॉर दैट मैटर हुसैन तलत वो भी ऑलराउंडर है, टिबरियाँ शिबरियाँ वो भी मार लेता है। और हुसैन तलत का आपके भाई ने फिर क्या कहा था कि उसका कौन सा फॉर्मेट है आइडियल, ODI। देख लो, ये वही हुसैन तलत है जो आपको T20 में ऐसे लग रहा होता है यार ये क्या खच टीम में डाल दिया है, वही हुसैन तलत है। आज आप देखें उसने किया ना 40-45 आपको मैच जितवाया है, ये इसका आइडियल फॉर्मेट ODI है। मैं आपको पहले भी बता रहा था। अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम सर, हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना, वो फास्ट बॉलिंग कोई नहीं रही, वो मीडियम पेस बॉलिंग हो गई है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली शॉकिंग है ये। 130-35 का एवरेज पेस शाइन का हुआ है, और नसीम शाह यार वज़न उसका बढ़ा हुआ है, उसने अपनी फिटनेस पे कोई काम नहीं किया। वो इधर NCA में भैंस की आंख, वो क्या होता है तिलकना साहब, वो करके ना वो डाल के, वो क्या होता है शीट, बारिश में उसके ऊपर कुकिंग ऑयल के सरसों का तेल फेंक के वो कसीटियाँ मार रहा था, बस वो उसका फिटनेस टेस्ट चल रहा था। ये कौन सा फिटनेस टेस्ट है? वो भाग रहा होता है, आपने उस नसीम शाह को भागते हुए देखा है, आप उसको बॉल के पीछे भागते हुए देखें, आप उसका रनअप देखें यार, वो 130-32 की बॉलिंग कर रहे हैं, 130-32 की। मैं हैरान था, वो कम्बुज को रो रहे थे लोग, अबे हमारा देखो भाई, उसका तो फिर डेब्यू था, साढ़े नाल तक को बुढ़े हो गए क्रिकेट खेल खेल के, 130-32 का पेस निकल रहा है। और ये विकेट्स जो हैं ये सारी टेल एंडर्स की हैं। वो बॉलिंग देख के लगता भाई साहब बड़ी विकेटें खड़काई हैं, अब टेल एंडर की हैं। शाइन ने स्टार्ट में ही वॉज गुड गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग, तो ब्रेंडन किंग को वो जल्दी ले गया शाइन, और ब्रेंडन किंग की विकेट भी उसने थ्रो की है क्योंकि वो काफ़ी बाहर बॉल था और उसने खड़े खड़े जिसे कहते हैं ना ड्राइव मारने की कोशिश की। ऐसी शॉट्स को आप ना या तो पैर निकाल कर मारते हैं ताकि आप डाउन द कारपेट मारें और गैप में मार लें, या फिर अगर आपने खड़े खड़े मारना होता है देन यू मेक श्योर कि आपका ये जो शॉट है ना ये 30 यार्ड टप जाए, क्योंकि 30 यार्ड ऑफ साइड पर तो पैक होता है पावर प्ले में। तो आप ऐसा आधा पौना शॉट मार के फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपकी किस्मत है कि वो गैप में चला जाए आपका एरियल शॉट, वरना तो किसी फील्डर की तरफ गया तो आप गए, और बाबर आजम ने कैच पकड़ लिया। इसका भी कवर्स में यही हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर एवन लुइस, उसने बहुत ज़बरदस्त गेम खेली है, उसने 60 किए 62 बॉल्स के ऊपर, उसने चौके छक्के बड़े ज़बरदस्त मारे, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग को अटैक किया और बड़ा तगड़ा अटैक किया। और यकीन करें कि शाइन ने उसका इतना आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है ना तेज़ हवा में, वरना ये 20-30 ओवर कर जाता ना तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इसने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है, बहुत आउटस्टैंडिंग। आपने ना आखिरी 10-12 ओवर्स में कर्टसी हुसैन तलत और हसन, आपने कुछ 7 से ऊपर का रन रेट चेज़ किया है। ये लुइस साहब रह जाते ना तो ये आपका रन रेट कम अज़ कम 8-10 पे गया होता आपके आखिरी ओवर्स में। अब ये सारा आपका सिनेरियो बना कैसे, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ वो कार्टी वो भी अच्छा खेल रहा था, 30 किए उसने। कार्टी का क्या हुआ कि उसको सुफियान मुकीम ने लेग के ऊपर फुल टॉस दी, वो उसको फेलने गया, जल्दी चला गया, गेंद बैट के पीछे लग के ऊपर चढ़ गई, तो वो सलमान अली आगा ने कैच पकड़ लिया रिजवान के पीछे। ये साइम अयूब की गेंद के ऊपर कैच आउट हुआ। लुइस इसने बहुत ऊंचा शॉट मारा और वंस अगेन वो कैच देखने वाला है, बहुत वेल जज्ड कैच था। शाइन पहले आगे गया है, फिर पीछे आया है, फिर साइड दिस दैट, मतलब गेंद बहुत देर हवा में रही है, और चूँकि तेज़ हवा भी चल रही थी तो गेंद आगे पीछे भी हो रहा था। तो शाइन टुक का वेरी वेल जज्ड कैच, ठीक है। अच्छा, शाय होप उसने 55 रन्स किए, अल्टीमेटली वो शाहिन शाह अफरीदी ने उसको एंड पर आउट किया स्लोअर वन मार के। रदरफोर्ड वो सलमान अली आगा की गेंद के ऊपर कवर्स में कैच आउट हो गया, हालांकि इसका पिछला साल ODI क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त किया है, मुझे तो था कि यही नाम है कहीं कूट दे, लेकिन ये बचत हो गई, इसने सीधा कवर्स में साइम अयूब के हाथों में कैच दे दिया। रॉस्टन चेज़ ने 53 रन्स किए, वो नसीम शाह की जिसे कहते हैं गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया, इसने बाबर आजम ने कैच पकड़ा, वो भी वो मार्क जो था वो डीप मिड विकेट वाली साइड पर आता, वहाँ पे एरिया वेकेंट था, वो उससे ज़्यादा थोड़ा सीधा लग गया, स्लोअर वन था, पिक नहीं हुआ उससे सही। अच्छा,
उसके बाद मोती वो फिर आके कूट गया 31 किए उसने 18 गेंदों के ऊपर 172 के स्ट्राइक रेट से। और उसने क्या, उसने इसको सुफियान को मारा है, आई थिंक उसने नसीम शाह को छक्का लगाया है, इन्हीं दोनों को मेजरली उसने कूटा है। अच्छा, एक छक्का शुमार जोसेफ भी लगा गया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ मैं आपको बताता हूँ। लुइस और कार्टी इनकी 77 रन की पार्टनरशिप थी 82 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, फिर नीचे 24 रन की लुइस होप की पार्टनरशिप, होप और रदरफोर्ड की 31 रन की पार्टनरशिप, 64 रन की पार्टनरशिप चेज और होप की। फिर नीचे एक 15 रन की पार्टनरशिप 18 की मोती और जोसेफ की, 29 रन की पार्टनरशिप 16 गेंदों के ऊपर, ठीक है। मोती और जेडन सील्स की पार्टनरशिप 18 रन की। ये चंक्स में ना छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन आती रही हैं चंक्स में। इन्हीं यही चंक्स अगर 10-10 रन 2-3 चंक्स में आ जाते या एक इसी तरह कोई और पार्टनरशिप लग जाती ना, लेट सपोज 10 गेंदों के ऊपर 20-25 रन की या फॉर दैट मैटर 30 रन की, तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो जाती। नए बॉल से हम विकेट्स नहीं निकाल पा रहे। शाहीन ने ऊपर एक विकेट निकाल लिया नए गेंद से, हमारे पेसर्स नए गेंद से विकेट ही नहीं निकाल पा रहे, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जब हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे। ये तो वेस्ट इंडीज़ है, स्लगिश विकेटें हैं, हमारे स्पिनर्स ने आकर बीच में पकड़ लिया, उस तरह भी नहीं पकड़ा कि जिस तरह आप कहें, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ कर ही गए। तो बड़ी टीमें तो नहीं छोड़ेंगी भाई, वहाँ पे स्लगिश विकेटें भी नहीं होंगी। शाहीन का देख लें, 8 ओवर्स 51 रन 4 विकेट्स। नसीम शाह 8 ओवर्स 55 रन 3 विकेट्स। साइम अयूब 10 ओवर 1 मैडन 48 रन 1 विकेट। सुफियान मुकीम 10 ओवर 52 रन 1 विकेट। सलमान अली आगा 10 ओवर 44 रन 1 विकेट। फ़हीम अशरफ 3 ओवरों में 18 रन। अब आपने 6 बॉलर्स यूज़ किए हैं, जिसमें से ना आपके 3 ऑलराउंडर्स हैं। यार आप 6 बॉलर यूज़ कर रहे हैं, 3 ऑलराउंडर हैं, आपको तो आपके स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि ओडीआई क्रिकेट में ना यू शुड हैव गॉन विद अबरार का, यार वो देखे तो सही ओडीआई क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस। आप वो असल में सुफियान ने T20 में अच्छी बॉलिंग की थी, तो हमने कहा ले आते हैं उसको ओडीआईज़ के अंदर भी। सुफियान की बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज सुफियान ने ना, एक तो वो फुल टॉसेस दे रहा था, उसने बीच में फुल टॉसेस दी हैं। अच्छा, सुफियान का एक और इशू यह है कि वो बीच में मिडल में टिप्पा लगा जाता है कई गेंदों को, और उस वजह से वो फिर ऑलरेडी एवन लुइस ने उसको जो छक्का मारा है, मेरा ख्याल है लुइस का पहला कि दूसरा छक्का था, और मिडल में टिप्पा था गेंद का, अगले ने टक करके लेग साइड पे मारा। गुदाकेश मोती को उसने बिल्कुल ही मुंह के आगे दे दिया, उसने कड़ा करके लेग साइड पे उसको छक्का दे मारा। तो सुफियान ना लेंथ मिस कर जाता है कई दफ़ा वो लेंथ मिस कर जाता है, उसको ना थोड़ा इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा। बाकी बॉलर बुरा नहीं है, बॉलर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बस थोड़ा सा उसको ना अपनी ये लेंथ्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अबरार वो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेटर चॉइस होता है, एक तो मेरे नज़दीक है। दूसरा यार हम ना यार कोई स्पेशलिस्ट के साथ खेलें, ये रेलू कट्टा सीन जो है ना, ये आपको ना घोड़े लगवा देगा किसी दिन, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने ना टैं करनी है, लेकिन फिर उस टाइम कुछ हो नहीं पाएगा। आप जीते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। एक तो आप स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जा रहे, अब वो माइक हैसन है वो कर रहा है। नसीम शाह कोई फिटनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसका बिल्कुल बेड़ा करके है, उसने अपनी फिटनेस पे कोई काम नहीं किया। यकीन करो वो बॉल के पीछे भाग रहा होता है, ऐसे लगता है कि पापा की परी जो है ना पहली दफ़ा क्रिकेट खेल रही है और वो गेंद के पीछे भाग रही है। ग्राउंड फील्डिंग हमारी कोई इतनी आज एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी, सीधी सी बात है। ग्राउंड फील्डिंग हमने कोई 2-3 चौके छोड़े हैं, और वो रोके जा सकते थे, 2-3 से ज़्यादा ही होंगे मेरा ख्याल है। हमारी ग्राउंड फील्डिंग नहीं अच्छी थी। नसीम ने भी 1-2 मिस किए, नसीम के मुंह का आगे टिप्पा पड़ा, उससे मिस हो गया। उसकी बॉडी में लचक ही नहीं है, तेज़ी नहीं है, फुर्ती नहीं है। ये वो स्लिम स्मार्ट वाला नसीम शाह है ही नहीं जिसको हम कुछ टाइम पहले तक देखते थे। अब इसने वज़न बढ़ाया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है यार। ये ना उससे बॉलिंग हो रही है, ना उसका रनअप है, ना उसका रिदम है, ना उसकी पेस है, ना उससे विकेटें ली जाती हैं। नसीम शाह ने जो विकेट्स ली हैं, जेडन ब्लेड्स की विकेट ली है, मोती की विकेट ली है, उसने टेल में जाकर विकेट्स ली हैं। अच्छा, शाहीन की अगर मैं देखूँ ना, शाहीन ने ऊपर एक विकेट निकाली है ब्रेंडन किंग की, उसके बाद शाहीन ने शे होप को भी आउट किया है, ठीक है। उसके बाद 2 विकेट्स आप कह लें कि शाहीन की
एक मिडल ऑर्डर में आप कर लें, ठीक है, और एक उसने शमार जोसेफ को तो उसने बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर मारा है। अच्छा, शाइन ने आज थोड़े यॉर्कर भी एग्जीक्यूट अच्छे किए हैं। एक तो उसका यॉर्कर वो साथ एक वो कालीन का पीस पड़ा हुआ था विकेटों के, वो जो ये स्टम्प्स माइक वगैरह को ना ज़रा ज़्यादा सेफ्टी देने के लिए उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं टाकी सी रखी हुई थी, हैं लीर सी, वो उसके ऊपर पड़ा, रिजवान के भी ऊपर से गेंद चली गई, वो मुफ्त के बाय मिल गए उनको, वेस्ट इंडीज़ वालों को। तो शाइन ने यॉर्कर भी अच्छे एग्जीक्यूट किए हैं। शाइन फिर थोड़ा सा बेहतर नज़र आया है, ठीक है ना, शाइन फिर थोड़ा सा बेहतर नज़र आया है, दो कि शाइन भी डेफिनेटली उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे उसने फुल टॉसेस मारी हैं आज भी, ठीक है। स्लोअर वन शाइन का पिक और है, शाइन को उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो शाइन ने अभी ना बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन सीखी है, तो इन अ वे कि उसके ऊपर थोड़ा सा उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि शाइन का प्रॉब्लम ये है कि शाइन का जो बॉलिंग एक्शन है ना वो ऐसा है कि शाइन का ना पता लग जाता है स्लोअर वन करने लगा है, वो उसको थोड़ा सा ना किसी तरीके से छुपाना पड़ेगा अपना स्लोअर वन, क्योंकि शाइन का जब यहाँ से आ रहा होता है ना उससे पहले से ग्रिपिंग कर ली होती है गेंद के ऊपर, तो पता होता है स्लोअर वन मारने लगा है। तो शाइन को ना या कटर ऑफ कटर ये जो भी आप उसको कर लें, शाइन को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमें ना हमारा प्रॉब्लम यह है कि सरकार हमें नए गेंद से विकटें नहीं मिल रही, एंड और नए गेंद से हमें विकेट्स ना मिलने का ना, अब वो ज़ाहिर बात है एक एंड से तो अब आप एक्सपेक्ट ना करें कि शाइन तो आपको डिलीवर करे। शाइन असल में बॉलर वसीम वकार क्यों लीथल थे, ये ना जिसे कहते हैं ना जोड़े में आते थे, ये लीथल इस वजह से थे कि भाई एक दूसरे को ना बड़ी जिसे कहते हैं ना सपोर्ट मिल जाती थी, कि वसीम अकरम एक एंड से कर रहा है, दूसरे एंड से वकार यूनुस लगा हुआ है, बैटर किसी ना किसी के ऊपर तो चांस लेगा। अब एक एंड से अगर मार पड़ रही है तो बैटर का तो खुल गया ना बल्ला, तो फिर जब वो नसीम को कूट देगा तो वो पकड़ के फिर शाइन को भी कूट देगा, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ना अपनी बॉलिंग के ऊपर, अब आप यार आकिफ को मैं इसलिए तो कह रहा था ना, अच्छी खासी बॉलिंग उसने की, आपने उसको बाहर कर दिया है। नसीम शाह किस बेस के ऊपर टीम में आया दोबारा वापस, एक ही ओडीआई ने उसको फिर बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया। ये ज्यादती हो रही है इसके साथ, नसीम शाह के साथ। पता नहीं यार वो आकिब जावेद, सिलेक्टर्स, माइक हसन, रिजवान, ये क्या सोच के बैठे हुए हैं। तो नसीम शाह का बहुत बुरा हाल है भाई, दो साफ सी बात है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको 300 का फट्टा नहीं लगा, वरना 300 का फट्टा आपको लग जाना था जिस तरीके से वो खेल रहे थे। खैर पाकिस्तान ने 281 करना था, साइम अयूब हमारा आते साथ ही आउट हो गया। जेडन सील्स ने उसको सही पकड़ा, और सील्स इज़ अ रियली गुड बॉलर। सील बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और वो क्या करता है, वो लेफ्ट हैंडर्स के ना अक्रॉस करता है। साइम अयूब जिस गेंद के ऊपर आउट हुआ ना, उससे पिछली 3 गेंदें उसने साइम अयूब को उसी चैनल के ऊपर फंसाया है। एक साइम अयूब ने इवन एक शॉट को कट भी खेलने की कोशिश की, वो पढ़ के उठ गया था बॉल। एक बॉल जो है साइम अयूब का पढ़ के उठा, उसको उसने कट खेलने की कोशिश की, नहीं मिडल हुआ, उससे पिछली 3 गेंदों के ऊपर उसने साइम को फंसाया है। ये चौथा गेंद भी उसने उधर ही किया, और साइम जो है ना वो डबल माइंडेड हो गया कि खेलूँ ना खेलूँ, बस वो इसी डबल माइंड होने में ना उसका एज लग गया। गेंद भी थोड़ा सा ज़रा मुंह के ऊपर उसके पड़ के ज़रा ज़्यादा बाउंस हुआ, बट साइम को पिछली 3 गेंदें जो थी ना उसमें ट्रैप करके उसने आउट किया है। ये होता है बॉलर, फास्ट बॉलिंग ऐसे होती है कि आप ट्रैप करके अगले को आउट करें, जैसे सील्स ने इसको आउट किया है साइम अयूब को। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने 29 किए। अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था, स्पिनर को उसने निकल कर छक्का मारा, ऑन ड्राइव उसने ज़बरदस्त खेली है, ऑफ साइड पे वो टेक्स्ट बुक प्लेयर है ना, वो शॉट्स तो उसकी हमेशा परफेक्ट होती हैं। प्रॉब्लम अब्दुल्ला शफीक को एक आता है, और वो अब्दुल्ला शफीक का ना टेक्निकली वो थोड़ा सा करुण नायर वाला एक प्रॉब्लम है। गेंद पड़ के जब अब्दुल्ला को अंदर आती है ना, अब्दुल्ला का हर आता है बल्ला तिरछा। अच्छा, अब्दुल्ला और करुण नायर के में ना डिफरेंस ये है कि अब्दुल्ला का बल्ला तिरछा तो आ रहा होता है, सीधे ही रहा होता है, मतलब यूं आ रहा होता है, ठीक है ना, यूं। करुण का तो फिर थोड़ा सा लेग साइड पे लाने के वो चक्रों में होता है ना, अब्दुल्ला का ना यूं करके आता है। लेकिन बाय द टाइम जब उसका वो तिरछा करके आ रहा होता है ना बल्ला, तो उसके बैट और बैट के बीच में ठीक ठाक गैप होता है, वो गेंद पड़ के अंदर आती है ना, तो ये अक्सर व बेशतर LBW हो जाता है। अब्दुल्ला आज भी उसी तरीके से आउट हुआ है, वरना खेल तो बहुत ज़बरदस्त रहा था।
तो अब्दुल्ला को ना थोड़ा सा अपना बल्ला जो है ना पीछे से सीधा लाना चाहिए, ताकि उसके बैट और पैड के बीच में जो गैप है ना वो कम हो, वो बहुत ज़रूरी है। वरना बाकी तो उसकी वो ठीक खेल रहा था, 29 किए हैं उसने। अच्छा, बॉबी भाई ने 47 किए 64 बॉल्स के ऊपर। बॉबी भाई की ना पहली को 10-15 बॉलें जो है ना उसमें तो वो स्टक नज़र आए। उन्होंने कट शॉट मारने की कोशिश की, सील्स को टॉप एज लगा, थर्ड मैन के ऊपर चौका हो गया। उसके बाद उन्होंने सील्स को वो जो एक बॉबी भाई मारते हैं ना लपेटा लेग साइड के ऊपर, आउटस्टैंडिंग शॉट, छक्का। बॉबी भाई ने उसके बाद एक कट शॉट मारा, वो पक्का नहीं लगा लेकिन बाउंड्री तक गेंद चली गई थी, 3 रन उस पर भाग कर ले लिए। फिर उसके बाद एक कट शॉट मारा पक्का पॉइंट वाली साइड के ऊपर चौका। कवर ड्राइव बॉबी भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त मारी। तो आप कह लें कि बॉबी भाई ना शुरू में थोड़े से स्टक नज़र आए, लेकिन बाद में बॉबी भाई फ्लुएंट हो गए थे। ये जो आपको बॉल और रन्स के बीच में गैप नज़र आ रहा है ना 47-64 का, ये आप टेक्निकल समझें कि ये गैप क्रिएट हुआ था जब बॉबी भाई क्रीज के ऊपर नए आए थे। तो बॉबी भाई ने उसके बाद वो उनकी फ्लुएंसी वापस आ गई थी। और 50 अनफॉर्चुनेट है कि वो फिर वही मुसीबत, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉबी भाई। अच्छा, बॉबी भाई को ना मोती ने स्पिन से डिसीव नहीं किया, लेंथ से किया है। अगर आप मोती का वो बॉल देखें ना जिस पे बाबर आजम स्टंप हुआ है, तो उससे तो कई ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्पिन करते हुए बॉल साइम अयूब ने किए हैं, आगा सलमान ने किए हैं, सुफियान मुकीम की कई गेंदें उससे ज़्यादा स्पिन हुई हैं। मोती ने लेंथ में बाबर आजम को पकड़ा है, क्योंकि बाबर आजम निकले बाहर तो उसका जो लेंथ था ना वो गेंद थोड़ा पीछे गिरा और पीछे गिर के हल्का सस्पेंड हुआ है। तो बाबर आजम डाउन द ट्रैक आए थे जस्ट टू मेक श्योर कि मैं इसकी ना लेंथ को मार दूं, लेकिन उसने लेंथ से ही पकड़ा है, उसने लेंथ से रिसीव किया है और सोने पे सुहागा गेंद पड़ के हल्का सा स्पिन हुआ है। जितना बाबर आजम बाहर निकल गए थे ना, मोती को हल्के से ही स्पिन चाहिए था और उसने हल्का सा स्पिन करके तो बाबर आजम को पकड़ लिया। बॉबी भाई स्टंप आउट हो गए 47 के ऊपर। अनफॉर्चुनेट है 50 नहीं कर सके, बट चलो ये थोड़ी सी इस टाइप की विकटों के ऊपर ना अब बॉबी भाई को थोड़ा क्या टाइम तो लगेगा, ये विकटें इतनी आसान नहीं है। ऊपर से ओडीआईज अब जिस तरह की खेल रही होती हैं तो गैप भी आ जाता है। तो डेफिनेटली बॉबी भाई आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस में थोड़ा ज़्यादा रवानी के साथ खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन किए सर 69 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके। रिजवान को भी ये गेंद मोती का बड़ा ज़बरदस्त पड़ा था, वो आम बॉल उसने मारा था, रिजी भाई बच गए, इनसाइड एज हो गया तो चौका चला गया। रिजी भाई जो है ना वो यार रिजी भाई ना मैंने देखा मिडल ओवर्स में ना मैच किया दम गला घूंट देते हैं यार रन रेट का, मतलब टुक्का टुक इतना टुक करने की क्या जरूरत है, सिंगल तो आप निकाल दिया करें, रोटेशन तो पक्की रखें यार। दुनिया जो है ना मैंने देखा है मिडल ओवर्स में 5-5, 6-6, 7-7 रन भाग के बनाती है। रिजी भाई मिडल ओवर्स में टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू कर देते हैं। ये अभी भी ये 53, 69 अब मतलब 50 करने के बाद भी रिजवान भाई ने 2-3 ओवर में 4-4, 5-5 डॉट बॉल्स खेली हैं। ये कोई तुक बनता है बताओ जरा। बाकी तो ठीक है 53 नजर आ रहा है, लेकिन उनके वो जो टुक थे ना उनका बड़ा गंदा इंपैक्ट पड़ रहा था भाई। और वहां पर वो उस लौंडे ने हसन नवाज ने ना जिसे कहते हैं कि काम स्टार्ट किया कि नहीं ये कुछ और ही चक्कर हो जाना है, तो उसने मार धाड़ शुरू की। उसने रोस्टन चेज को छक्का मार के वो जिसे कहते हैं ना ब्रेकिंग द शैकल्स वाला काम किया। वरना बीच में तो यार कोई 35-40 गेंदे हैं, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। ये हसन नवाज आया है तो जिसे कहते हैं फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज आई हैं, वरना तो वो जिसे कहते हैं ना बीच में रिजी भाई यार दम घोड़ देते हैं भाई रन रेट का, साफ सी बात है। बहुत ही यार बहुत ही जिसे कहते हैं टुक टुक खेलते हैं। वो इन बिशप कमेंट्री में कह रहा था कि 50 हो गई है चौधरी साहब आपकी, अब थोड़ा ज़रा पुश करो बाउंड्रीज के लिए कुछ समथिंग, वरना रन रेट चढ़ गया तो फिर क्या करोगे। रिजी भाई ने ध्यान ही कोई नहीं दिया। रिजी भाई ने कहा चल भाई तुझे क्या पता, मतलब वो फिर वो रामाधीर सिंह ही बनता तो फिर होता चपेड़े करा के बताओगे भाई ये करो। तो वो वहाँ पर ना मिडल ओवर्स में वो मुझे नहीं चीज़ समझ में आई कि शुरू में इस तरह की विकेट के ऊपर आप कर रहे हैं टुक टुक, समझ में आती है कि यार
आए हैं, नए हैं आप, गैप के बाद आ रहे हैं, आप यू नीड सम टाइम कि यार मैं विकेट के ऊपर आऊँ, देखूँ स्पिन कैसा है, पेस कैसा है, बाउंस कैसा है, समझ आती है। बॉबी भाई ने किया ना कि यार ठीक है समझ आई। उसके बाद वो रवां हो गए थे। रिजी भाई यार रवानी के बाद भी बीच में बीच में उनकी गाड़ी जो है ना वो गिच 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 बंद, फिर गिच 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 बंद, वो नहीं मुझे समझ आई यार सीरियसली। यार आपको ना ये रिजी भाई उसके बाद आउट हुए हैं जनाब, जोसेफ ने ना एलबीडब्ल्यू किया, कुया भी वो जिसे कहते हैं जब हिटिंग का टाइम था रिजी भाई एलबीडब्ल्यू हो गए। सलमान अली आगा वो रोस्टन चेज की गेंद के ऊपर कॉटन बॉल हो गया, उसने 23 किए 26 गेंदों के ऊपर, वो जिसे कहते हैं लगा हुआ था चौके छक्के सिंगल डबल निकालने, वो इस तरह का काम ठीक है। रना बॉल चले ना गेम ठीक है, वो स्ट्राइक रेट रोटेशन चलती रही उसकी तरफ से, उसने कुछ शॉट्स भी बड़े अच्छे खेले, एक थर्ड मैन कट वाट ये वो, एक तो खैर उसका भी एज ही निकला था। बट ये रोस्टन चेज का गेंद ना वो फंसा विकेट के ऊपर, उछला तो वो सलमान अली आगा से कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने सीधे ही उसके हाथ में वापस पकड़ा दी। लेकिन उसके बाद ये जो हसन नवाज़ और हुसैन तलत आए हैं, मैच इन्होंने सर आपके लिए बनाया है। हसन नवाज़ ने 63 रन किए हैं 54 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के, 116 का स्ट्राइक रेट। हुसैन तलत 41 37 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का, 110 का स्ट्राइक रेट। इन्होंने आपके लिए मैच बनाया है। इन दोनों ने 104 रन की पार्टनरशिप की 70 बॉल्स के ऊपर, 7+ का रन रेट इन लोगों ने चेज किया है। इन दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया, क्या स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या पेसर्स के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है उसको कुट्टी इन दोनों ने लगाई है, वरना उससे पहले तो सारों की इकोनॉमीज बड़ी ठीक ठाक थी। ये दोनों आए हैं तो इन्होंने कोट लगाई है। सील्स 10 ओवर में 59 रन, ये इसको एंड पे मार पड़ी, आप इसका शुरू में जाकर देखें ज़रा स्पेल्स। ब्लेड्स इसको एंड पर मार पड़ी है, इसको हुसैन तलत ने 1 ओवर में ठीक ठाक कूटा। शमार जोसेफ उसको आखिर में कुट पड़ी है, 9.5 ओवर्स में उसने 65 रन दिए, 2 विकेट्स को लेके गया। मोती अच्छा रहा, 10 ओवर 42 रन 1 विकेट। रोमारियो शेफर्ड उसको 4 ओवर में 20 रन पड़े। रोस्टन चेज उसको 8 ओवर्स में 41 रन पड़े, ठीक है, 1 विकेट उसने भी निकाली। आपकी ना जो 5वीं विकेट है ना मोहम्मद रिजवान की, वो 180 के ऊपर आउट हुआ है 37.2 ओवर्स में, 38 कर लो, यानी कि 12 ओवर थे आपके पास और 100 रन आपने करना था। मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ, 12 ओवर्स में कितनी गेंदें बनती हैं? 72 गेंदों के ऊपर आपको 100 रन चाहिए थे जब रिजी भाई आउट हुए हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा लें बस फिर। और एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, सलमान अली आगा 30.4 ओवर्स में आउट हुआ है 158 रन के ऊपर, 160 कर लो, ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं ना, 2 रन से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, 160 कर लो, 31 ओवर कर लो। रिजवान भाई आउट हुए हैं 38 ओवर में, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये 6-7 ओवर्स में आपने टोटल रन कितने बनाए हैं? 20-22। कैसे? मिडल ओवर्स कैसे बताओ ना ज़रा। रिजी भाई बैटिंग कर रहे थे, ये रीज़न है। उसने भी आकर थोड़ा सा कुछ बॉल्स ली हैं हसन ने, लेकिन उसकी रिकवरी देखी आपने फिर। 5-7 गेंदें तो हसन भी ले गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है नया बैटर आया है, डेब्यू है, विकेट देखनी होती है, 100 चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने बताया, स्पिन, डिग्री ऑफ स्पिन कर लो, बाउंस कर लो, हैं गेंद कितना फंसेगा, पेस वेरिएशंस कितनी हैं, वो थोड़ा चेक करने में 5-7 गेंदें लग जाती हैं। हसन ने ली 5-7 गेंदें, लेकिन उसके बाद फिर मैच जितवा कर बाहर आया 100+ के स्ट्राइक रेट से। रिजी भाई को जब मारना था, रिजी भाई अल्लाह खैर हमारा काम हो गया, हमने 50 कर लिया, हम चले, तुम जानो, मैं खड़ा हूँ, तुम मारो, ये सही है भाई। और आपका मारना बनता है ना, ये पुरानी बीमारी अभी तक चल रही है कि यार आपने 50 कर दिया, मारना आपको चाहिए, आप अगले को कह रहे हैं खड़का खड़का, भाई तेरा खड़ा है इस एंड पे। अजीब। तो ये आप देख लो, वो जो 100 रन चाहिए थे ना आपको, वो 100 रन आपको दिए हैं जनाब इन्हीं दोनों ने। 104 रन की पार्टनरशिप 70 गेंदों के ऊपर। आपने पाकिस्तान ने 48.5 ओवर्स में, यानी कि 7 गेंदे पहले आपने टारगेट चेज कर लिया
284 आपने किए 5 विकेटों के ऊपर, तो आपको तो, और हसन नवाज़ को बिल्कुल ठीक मैन ऑफ द मैच मिला है, वो डिज़र्व करता था, प्लेयर ऑफ द मैच उसी का बनता था, क्योंकि उसने पाकिस्तान को एंड पर आकर जितवाया है 8 बाउंड्रीज लगाकर उसने। यार एक तो वो स्ट्रेट बहुत ज़बरदस्त खेलता है, उसको आपने फुलर लेंथ गेंद दी है ना, शमार जोसेफ ने दी ना उसको, उसने बिल्कुल स्ट्रेट छक्का मारा। वी का तो बहुत पक्का है वो, मैंने वी का ना इतना पक्का अब्दुल रज़ाक के बाद ना माशाल्लाह से हसन नवाज़ को देखा है। वी का इज़ टू गुड ठीक है ना, ये जो वी बनता है ठीक है, वो सीधा बहुत ज़बरदस्त खेलता है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, गैप फाइंडिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, शॉट मारेगा पक्का मारेगा। स्पिनर को उठाना लेग साइड के ऊपर पिकअप शॉट वो इतना इजी नहीं होता, उसने आते साथ ही पहला शॉट ही वो मारा छक्का हसन नवाज़ ने, तो ही इज़ एन एक्सेप्शनल फाइंड यार। तो हमें ना ओडीआई में ना ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, आगे वर्ल्ड कप है भाई, उसमें ये अगर लेकर गए तो फिर तो मसला है। स्पेशलिस्ट डालें टीम में बॉलिंग के नाम के ऊपर, रेलू कट्टों की तरफ ज़रा थोड़ा कम जाएं, वो T20 क्रिकेट में निज़ाम चल जाता है, ओडीआई में मुश्किल हो जाएगा। फास्ट बॉलिंग से आपको नए गेंद से विकटें निकालनी है, वो इस तरह की बॉलिंग के साथ तो नहीं निकलने वाली। कब तक आप शाहीन के ऊपर इतना रिलाई करेंगे? नसीम शाह का कुछ सोच लें, अभी से आप जो अपने बाकी लड़कियां उनको चांसेस दें। वसीम जूनियर हो, वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाते यार, आकिफ को क्यों नहीं खिलाते? जमान खान है, शाहनवाज धानी है, और इतने बॉलर होंगे, उनको चांस दो, इसी के साथ लगे पे होगी। वो भाई फुक्का हो गया इस टाइम, वो आपको देख कर ही पता चल जाता है। बस वो ग्रीन कलर की क्रीम लगा लेता है तो बंदे को लगता है कि बहुत ही मुहब्बत वतन है, कि मुंह पर जो क्रीम लगा रहा है वो भी ग्रीन कलर की है। इस हिसाब से तो गाय भी गोबर ग्रीन कलर का देती है, क्या करें फिर उसका? बात है ना, समझ जाओ यार। अब मैं और क्या एग्जांपल्स दूं? तो एक तो ये चीज़। अच्छा, उसके बाद मिडल ओवर्स में ना आपको ना अपनी बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में बहुत काम करने की ज़रूरत है। सैफी भाई थे ना, सैफी भाई, वो पता क्या करते थे? उनका होता था कि भाई आपको अगर ऊपर कुछ विकेटें मिल गई हैं ना नए गेंद से, वो मिडल ओवर्स में क्रश करने जाते थे टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी उठाकर देख लें, उसके बाद मतलब सैफी भाई की जो कप्तानी है उसमें जो हमने ओडीआईज खेले हैं, आप उसमें जाकर देखें, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो मिडल ओवर्स में क्रश करने जाते थे। मिडल ओवर्स में आप ढील नहीं दे सकते, क्योंकि मिडल ओवर्स में 10 से 40 ओवर्स के बीच में टीमें रीबिल्ड कर जाती हैं। अगर उन्होंने ऊपर विकेटें गिरी भी है ना उनकी, वो रीबिल्ड कर जाती हैं। आपको डेथ ओवर्स में 6 विकेटें मिल गई तो आप बच गए हैं। आपको इतनी विकेटें ना मिलती तो उन्होंने तो फिर आपको जिसे कहते हैं बना, तो उन्होंने कर तो लिया था जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में एक दफ़ा रिकन्सिलिएट। जैसे उन्होंने 137 रन्स किए हैं मिडल ओवर्स में, रिकन्सिलिएशन तो आ गई थी उनकी। आपने अपने पावर प्ले में पहले में 48 रन्स किए, 1 विकेट गिरी। आपने मिडल ओवर्स में 161 रन्स किए, आपकी 4 विकेटें गिरी, और आपके फाइनल ओवर्स में आपने 75 रन्स किए हैं। आपने डिफरेंस जो क्रिएट किया है वो मिडल ओवर्स में किया है इन टर्म्स ऑफ रन्स, आपने उनसे 30 रन ज़्यादा बनाए हैं। लेकिन फिर भी आपको आखिरी 10-12 ओवर्स में 7 का रन रेट चेज़ करना पड़ा है। तो अगर आपके पास हसन नवाज़ और हुसैन तलत ना होते तो फिर आप इस टाइम जो है ना दाड़े मार मार के रो रहे होते। तो आपको मिडल ओवर्स में अपनी बैटिंग को भी इम्प्रूव करना है और अपनी बॉलिंग को भी करना है, क्योंकि आप मिडल ओवर्स में बेहतर खेलेंगे तो आपके पास डेथ ओवर्स में बैटिंग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। 7-8 ओवर का जो रन रेट होता है वो हर दफ़ा नहीं अचीव हो पाएगा, ये सोचना चाहिए आपको। और मिडल ओवर्स में क्रश करने जाएं टीम्स को, वो आप स्पेशलिस्ट के साथ कर पाएंगे, रेलू कट्टों के साथ नहीं। ऑलराउंडर्स के साथ मुश्किल हो जाएगा। आप देख लें, आज अच्छी खासी स्पिन हो रही थी विकेट के ऊपर, कितनी विकेटें निकाली हैं मिडल ओवर्स में आपने, साइम अयूब के थ्रू, सलमान अली आगा के थ्रू, या सुफियान मुकीम के थ्रू। ये चीज़ें जो है ना ये नोटिस करें। बाकी लेट्स होप पाकिस्तान जो है वो अगले 2 मैचेस में बेहतर परफॉर्म करे। जीत है आई नो, बट ये जीत जो है ना ये किसके बलबूते पर आई है ये मत भूलें, ठीक है। एंड आई रियली होप कि ये जो मैंने आपके सामने जो सारा टेक्निकल बताया ना, मिडल ओवर्स का, फास्ट बॉलिंग का, पेस का, स्पिन का, ये रेलू कट्टों वाले सीन का, ये भी पाकिस्तान टीम इसके ऊपर भी कुछ काम करे।
इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।